नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो 5 के प्राइम टाइम में। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस दिन पर कई सारी चीजें सामने आई। बढ़ती जनसंख्या आज के समय में कई देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। खासकर भारत की बात करें तो भारत में बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है बढ़ती जनसंख्या। जैसे देश जहां पर तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है वहां तो इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि विडंबना यही है कि जब भी जनसंख्या को लेकर भारत में चर्चा भी होती है तो विवाद शुरू हो जाता है। आज जनसंख्या दिवस पर एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने भी जनसंख्या को नियंत्रित करने पर जोर दिया है। यहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जो बेहद ही गौर करने वाला है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी इतनी तेजी से बढ़े कि मूल निवासी की आबादी कम रह जाए। सीएम योगी ने तो किसी का नाम लिए बिना ही ये बयान दिया है, एक वर्ग का जिक्र किया है। इशारा किस ओर था, ये बीजेपी की राजनीति को समझने वाले लोग अच्छे से समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बड़ी रुकावट है और इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि क्या देश का हर वर्ग जनसंख्या को नियंत्रित करने में अपना अपना योगदान देगा? आखिर सीएम योगी की एक वर्ग की जनसंख्या वाली चिंता किस वर्ग की ओर है? क्या जनसंख्या पर जागरूकता से ही काम चल जाएगा या फिर इस पर कानून लाकर ही नियंत्रण किया जा सकता है? जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम पूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा की। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। तो सिर्फ एक वर्ग किस ओर इशारा था, ये सवाल खड़ा होता है। और कई सारी चीजें कि जनसंख्या नियंत्रण आखिर किस तरह से किया जाए, कानून जरूरी है, जागरूकता हो जाएगा। आज ये सवाल खास मेहमानों का स्वागत करेंगे। नए सवालों के साथ सपा प्रवक्ता नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार संदीप शुक्ला और मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद सलमान गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला रुख मैं संदीप शुक्ला जी आपका करना चाहूंगी। हम किस तरह से देखें, क्योंकि अगर हम जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात करते हैं तो कानून की भी बात की जाती है, दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि जागरूकता जरूरी है। क्या ज्यादा जरूरी है, पहले तो मैं आपसे ये जानूंगी। निश्चित तौर पर अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाए, क्योंकि किसी भी देश की सफलता और उसके सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की स्थिति देखी जाए कि वहां की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का आधार क्या है, किस तरह के कामकाज हैं, उनकी जनसंख्या का जीडीपी ग्रोथ में कितनी बड़ी हिस्सेदारी है। और यही चुनौतियां उन सभी देशों पर भारी होती है जब जनसंख्या अनियंत्रित होती है। आज श्रीलंका में देखिए क्या हो रहा है, किस तरह की स्थिति जो है बेकाबू हो गई है। ऐसे में जनसंख्या को देखते हुए, जनसंख्या सिर्फ धर्म बढ़ाने के लिए नहीं हो या अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नहीं हो, उसकी देश में उसका योगदान क्या है, किस तरीके से वो अपना योगदान देता है, ये अपने आप में एक बड़ी विषय है। और आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस के मौके पर इसी बातों को लेकर जो है आज योगी जी ने जो टिप्पणी की है और वो बिल्कुल तार्किक है। आप एक चीज देखिए, जिन जिन देशों में जनसंख्या एक समाज विशेष की बड़ी है, उन देशों से उनके झंडे अलग हो गए हैं, उनके धर्म अलग हो गए हैं, और या तो वहां के लोगों ने उन देशों को छोड़कर भाग गए हैं या तो फिर उन्होंने धर्म बदलने पे मजबूर हुए हैं। अब देश छोड़िए, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए। जम्मू कश्मीर में जनसंख्या बढ़ी, वहां पर हिंदू कश्मीरियों के साथ क्या हुआ वो हम सब ने देखा है। कैसे मस्जिदों से ऐलान हुआ, क्या होता है जब आपके पास ताकत
आपकी जनसंख्या की ताकत होती है और निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ा विवाद का कारण बनता है। यही कारण बनता है जिसकी वजह से जो है देश में अस्थिरता की स्थिति आती है, जीडीपी में जो है उसका सीधे सीधे असर दिखता है। और इसीलिए योगी जी ने जो चिंता जताई है और वो चिंता तार्किक है आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक एक करके सभी की टिप्पणी ले लेते हैं। हम अब चल लेते हैं मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद सलमान गौरी के पास। सलमान जी, क्या लगता है आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक वर्ग को लेकर जो बात कही है और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात कही है, पहले से ही कई बार कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, फिलहाल आज के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश में पहले इसको देखिए, इसको चाइना कहा जाता है। चाइना के अंदर जनसंख्या के साथ वहाँ की टेक्नोलॉजी देख लीजिए, वहाँ के लोगों को देख लीजिए, वो आज कहाँ पर है इस स्तर पर उसको देखिए। और हमारा देश किस हाल में जा रहा है इससे गौर करने की जरूरत है। वहाँ पे तो सब ज्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वहाँ के लोग हमारे मुल्क से ज्यादा स्मार्ट हैं। हाँ। और रही बात हमारे मुल्क में जो मजहब को लेकर ये टारगेट कर रहे हैं कि मजहब के नाम से किसी को, ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए यहाँ पर जिस वर्ग को टारगेट कर रहे हैं उनसे पूछिए मुल्क की आजादी से लेकर अब तक उन्होंने कितना अपने बलिदान को दिया, अपने खून पसीनों को कितना दिया है। और जो कह रहा है उनके माफी को देख लीजिए, कभी माफीनामा लिखकर देने वाले लोग आज ये बताएंगे कि जन नेतृत्व कौन करेगा। तो ये आप लोगों को समझना होगा। हम तो इसलिए बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए तरक्की का जरिया बने। तो तरक्की का जरिया क्या है आपके अनुसार? जनसंख्या नियंत्रण क्या सही तरीका नहीं? हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए ये खतरे की घंटी बज रही है मैम, इसको आप समझिए। और जितने यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए उनको भी समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान की आर्मी कहाँ पर है, पुलिस कहाँ पर है, इसको जाने की जरूरत है। यहाँ पर टीम को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे पास आज फोर्सेस कितनी कम है अदर कंट्री में देखिए, तो ये सब करने की जरूरत है। ये तो यहाँ पर जनसंख्या को यानी जब हमारे पास 10 लोग हैं इनमें से भी 5 को करने की जरूरत है। जरूरत यहाँ पर थी कि हम फौज को बढ़ाते और मेडिकल स्टॉक हमारे पास कम है उसको बढ़ाते, इन सब जगहों की जरूरत थी काम करने की। लेकिन जरूरत किसी और पे है, किसी और को टारगेट करना, किसी मजाक को बदनाम करना, किसी शख्स को नाम लेकर या किसी को नजरों में इशारा करके बताना कि इनको ही कम करना है। तो खैर ये तो वक्त बताएगा और वक्त का इंतजार हर एक को होता है। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, लेकिन अगला आपकी बात टिप्पणी ले लेती हूँ मैं। धनंजय गिरी जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। जनसंख्या पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आ गया है, जहां उन्होंने कहा है कि संघी सिर्फ फेक न्यूज फैलाएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं, ओवैसी का कहना, जहां एक और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर यह कहा जा रहा है कि विचार किया जाएगा। इस बीच ये बड़ी खबर, ओवैसी का बयान सामने आ गया है। भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। मोदी राज में बच्चों युवाओं का भविष्य अंधकारमय। तो एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं। जनसंख्या पर ओवैसी का यह बयान, जहां उन्होंने कहा कि संघी सिर्फ फेक न्यूज ही फैलाएंगे। और देश के कम से कम आधे, और ये ट्वीट आपको दिखा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष AIMIM के, संघी फेक न्यूज ही फैलाएंगे। सच्चाई यह है कि मोदी के शासन में भारत के युवा और बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। भारत के कम से कम आधे युवा बेरोजगार हैं। भारत दुनिया में कुपोषित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या का घर है। एक बार फिर से सलमान जी का ही रुख कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जो ये ट्वीट आया है, इसी के ऊपर उनकी एक टिप्पणी ले लेते हैं। सलमान जी, ओवैसी कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी है, युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं और कुपोषित बच्चे बहुत ज्यादा हैं। अब जरा ये सोचिए, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। हम इसको अगर इससे कनेक्ट करके देखें, जनसंख्या अगर नियंत्रित की जाए तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। ऐसे क्यों नहीं देखा जा सकता?
मैम सबसे पहले देखिए सोचिए, जो गवर्नमेंट ने 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था, हाँ। तो अगर वो दिए होते तो आज ये बेरोजगार कहाँ हुआ होता। इस पे तो आप गौर नहीं कर रही हैं कि उधर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को इस लिंक से जोड़िए कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको अगर ये 2 करोड़, तो इन्होंने कहा था कि मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो ठीक है। 2 करोड़ नौकरियों में इन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं? अभी 8वीं तक के नाम पर किस तरीके से युवाओं को मारा पीटा गया, किस तरीके से गवर्नमेंट ने उन पर जुल्म ज्यादती की, इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को आप दूसरा लिंक देकर बताना चाह रही हैं कि जनसंख्या को अगर काबू में किया जाएगा तो हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले 2 करोड़ नौकरी दीजिए, उसके बाद काबू कीजिए। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। सपा प्रवक्ता नवीन दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं सलमान जी के इस बयान से? क्या जरूरी नहीं है जनसंख्या नियंत्रण कानून की? योगी आदित्यनाथ जी ने एक भाषण देकर जिस तरीके की बात कही है, निश्चित तौर पर वो समाज को विभाजित करने वाली बात है। आप वर्ग के ऊपर चले जाते हैं, जाति के ऊपर चले जाते हैं, धर्म के ऊपर चले जाते हैं। अरे भाई, केंद्र में आपकी 8 वर्षों से सरकार है, 5 वर्ष की आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है। जनसंख्या को लेकर जब आपकी साध्वियां इस तरीके के बयान देती हैं कि हिंदू एक 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करें, तो ये विसंगति क्यों है? योगी जी की विचारधारा में और उन साध्वियों की विचारधारा में जो विसंगति है, कम से कम योगी जी को चाहिए कि उन साध्वियों को समझाएं। और या फिर देखिए, ये देश कानून से चलता आया है, कानून से चलेगा। अपीलें बहुत होती रही हैं, परिवार नियोजन, भरपेट भोजन, बहुत सारे नारे चले हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर सब फेल हुए हैं। आबादी की जहां तक बात करें, आप गरीब मजदूरों और झुग्गियों की झुग्गियों में जाइएगा, देखिएगा, तो वहाँ जनसंख्या का अनुपात बहुत तेजी से बढ़ता है। हम लोग जमीन पर रहते हैं, जाते हैं मजदूरों के बीच में, गरीबों के बीच में, उनको समझाने की भी चेष्टा करते हैं। लेकिन क्या है कि उनकी जीवन में, उनकी जीवन प्रणाली में जो मनोरंजन के साधन होने चाहिए, जिस तरीके की सुख सुविधाएं होनी चाहिए, वो सब नहीं है। लिहाजा अशिक्षा है, अशिक्षा होने के कारण इस चीज को बल मिलता है और जनसंख्या बढ़ रही है। आज की आवश्यकता ये है कि सरकार इस तरीके का कानून लाए और उस कानून को अमली जामा पहनाए। केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, केवल दंड देना इसका उपाय नहीं है। आप उसको ग्रेजुअली चाइना से सीखिए। चाइना ने बहुत बड़ी आबादी को नियंत्रित किया है और आज की तारीख में उनके आप वापस वो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये स्थिति बनी उनके 15-20 साल में। तो ये चीजें हमको एडॉप्ट करनी पड़ेगी, जहाँ से जो चीज अच्छी लगती है। राष्ट्र हित की अगर आप बात करते हैं तो ये केवल महज जुमला नहीं होना चाहिए, वास्तविकता के धरातल पर उतरना चाहिए। तो आपका मानना है कि कानून आना चाहिए? नहीं, कानून बिल्कुल नहीं आइए। कानून लाने और बुराई के भारत के अंदर जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी लोग कानून को पालन करते हैं। ये देश गवर्न संविधान और कानून से होता है। इसमें आप जात को ले आएंगे कि साहब एक वर्ग की आबादी ज्यादा बढ़ रही है, आप कहते हैं साहब वो मूल निवासी नहीं है। जो बच्चा भारत के अंदर पैदा हुआ वो भारत का मूल निवासी है। वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश में पैदा हुआ हो। आप कैसे किस तरीके की बात करते हैं? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को जो राजा की भांति होते हैं, उनका दृष्टिकोण हमेशा सबके लिए समान होना चाहिए। और जब ये चीज समान हो जाएगी, मैं समझता हूँ इस देश के अंदर वास्तविकता में धरातल पर रामराज्य उतर आएगा। चलिए, लौटूंगी आपके पास। भाजपा प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी, इनके पास जाऊंगी। धनंजय जी, अब तक आपने सभी को सुन लिया। कहीं विरोध भी देखने को मिल सकता है, कहीं समर्थन भी मिल सकता है यदि कानून लाया जाता है, लेकिन फिलहाल आपने सलमान जी को भी सुना होगा और नवीन जी को भी सुन लिया। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा हो सकती है। और वहीं अगर हम आज सीएम योगी के बयान को लेकर बात करें, एक वर्ग, उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है। पहले तो मैं इसको लेकर आपसे जानकारी लूंगी कि आखिर किस ओर इशारा था। देखिए कोमल जी, आदरणीय योगी जी ने जनसंख्या नहीं, जनसांख्यिकी की बात कर रही है। हम वंशवाद विरोधी हैं, वंश विरोधी नहीं। हर घर में किलकारी गूंजे, हम भी यही चाहते हैं। चिंता तब होती है जब वही किलकारी किरकिरी और क्रोध पैदा करने लग जाए। इस धरती पर 2 हाथ लेकर पैदा हो तो ठीक है, पर 2-2 हाथ करने के लिए पैदा हो जाए तो हम राष्ट्र धर्मियों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास साक्षी है कि जब किसी विशेष धर्म के लोगों की संख्या बढ़ी, तब यहाँ के मूल निवासियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हुई। हिंदू घटता रहा और देश बढ़ता रहा। आप बताइए, 1947 में देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था? क्या और भी कोई कारण था उसका? सिवाय धर्म के आधार के क्या और भी कोई कारण रहा था?
केवल बच्चे पैदा करने के लिए है तो ठीक है, पर राजनीति ना हो इस पर। देश में अलगाव पैदा कर रहा, जनसंख्या विरोध होना तो चाहिए, पर जनसंख्या विरोध होने का मतलब कोई किसी धर्म विशेष का मत विरोध कैसे हो सकता है? अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए जो 10% आबादी जो सारा सुख सुविधाएं भोग रही है मुस्लिम आबादी का, 90% जो सुविधाएं भोग रही है मुस्लिम आबादी का, 90% जो पसमानदा है, जो पिछड़े हैं, जो गुर्बत में जी रहे हैं, उनको आगे लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, पहली बार उस अकलियत के समाज को भी, उस समाज से भी लोगों को आगे लाने का जो प्रयास, स्तुत्य प्रयास इस सरकार कर रही है, वो बिल्कुल सराहनीय है। और मैं सबसे बड़ी बात, प्रवक्ता ने एक बात कही कि इस पर बात होनी चाहिए और इस पर कानून आना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उन्होंने इस पर कानून लाने का समर्थन किया है। लेकिन धनंजय जी, अभी भी सवाल मेरा वही कि वो एक वर्ग आखिर क्या है? समझ रहे हैं कोमल जी, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स है। कहीं भी, जब कहीं भी कोई भी एक पर्टिकुलर आबादी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो दूसरे के लिए वो समस्या पैदा करती है। इसका एग्जाम्पल हमारे राजनीतिक मंच में बैठे हुए हमारे विशेषज्ञ ने अभी बताया आपको कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, उन्होंने बताया इसका मतलब। हमारे मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, सलमान गौरी जी, उनका कहना ये कि जबरदस्ती, ये कानून को लेकर उनका कहना है कि जबरदस्ती की बात है। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, युवा बेरोजगार है, कुछ नहीं कर पा रहे, हमें जरूरत है फोर्सेस की, उसको लेकर कमी है, तो फिलहाल वो तो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, खुलकर देखा जा सकता है। उन्होंने जो कहा भाई साहब ने कि मुसलमानों को नहीं, ये तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी फितरत से तो दुनिया वाकिफ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम जब हर हाथ में काम हो, हर हाथ में 2 पत्थर उठा करके देश में 2 ईंट जोड़ने का प्रयास हो तो बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। लेकिन हर हाथ में पत्थर उठाकर देश तोड़ने का प्रयास हो तो उसका विरोध भी होना चाहिए। और जैसे चाइना का एग्जाम्पल दे रहे थे, चाइना में क्या क्या होता है विशेष धर्म के साथ, ये बताने की जरूरत नहीं कोमल जी, आप मीडिया में आप खुद जानती हैं। कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि चाइना किसके साथ क्या सलूक करता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ना आपसे छुपी हुई, ना किसी पैनल पर बैठे हुए व्यक्ति से छुपी हुई, ना किसी स्कॉलर से छुपी हुई है जो क्या कर रहा है एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के साथ। पावरफुल है कि नहीं, ये पहले आप सुनिए। चाइना में अगर चाइना को या किसी भी देश को, किसी भी देश की प्रगति को और किसी भी देश की उन्नति और अवनति को देखेंगे हम, तो हमें समूलता में देखनी होगी ना, कि समूलता में वो क्या कर रहा है, समग्रता में वो क्या कर रहा है, किसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है। हम तो कहते हैं कि समस्या जो है उस संवाद से समाधान हो उसका। हम वोट नहीं, विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को इस देश की जमीन से, इस देश की माटी से, मादरे वतन से जुड़े, हर आदमी इस देश की प्रगति में अपना स्तुत्य प्रयास करे, कैसे संभव है ये, किस तरह से, क्या रणनीति, उतना ही कंट्रीब्यूशन हो, क्या संभव, कैसे है रणनीति? रणनीति नहीं बना पड़ेगी, रणनीति से नहीं होगा कोमल जी, राष्ट्र नीति से होगा। इदम राष्ट्राय इदम न मम। जब तक आप इस राष्ट्र की भूमि से, इस राष्ट्र के एकात्मता स्थापित नहीं करेंगे, जब तक इस राष्ट्र के साथ आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे, तब तक ये कठिन कार्य है। जब आप इस राष्ट्र के से एक मत होंगे, एक रस होंगे, एक सूत्र में बंधेंगे, तब इसके विकास में आपका भी उतना ही योगदान होगा, तब कहीं जाकर के देश का विकास संभव होगा। धनंजय जी, सलमान जी का एक बड़ा सवाल यह है कि 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, वो तो पूरी की नहीं गई, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करने शुरू कर दी गई है। 2 करोड़ नौकरी उसी को मिलेगी ना जो पढ़ के आएगा, जो तैयारी करेगा, जो उस योग्यता में अपने आप को साबित करेगा। उससे कई गुना ज्यादा नौकरी और रोजगार को अवसर पैदा किए गए हैं और 38 करोड़ मुद्रा लोन देकर के स्वरोजगार के संसाधन क्रिएट किए गए, लोगों को तैयार किया गया उसके लिए। लेकिन कुछ लोगों की नजर सिर्फ इस बात पे है कि आबादी बढ़ाओ, हाथ में पत्थर उठाओ, राष्ट्र को तोड़ो, राष्ट्र को खंडित करने का प्रयास करो, तो उन्हें और कुछ नजर नहीं आ सकता है। हम राष्ट्र को जोड़ने की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन आपका प्रयास ही एक है, आपका एजेंडा ही एक है, आपका मोटिव ही एक है, इसलिए आपको वही नजर आएगा जो आप देखना चाहेंगे। आप जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा आपको नजर आएगा। तो आपने चश्मा ही वैसा पहन रखा है, आपकी नजर ही वैसी है, तो नजारे वैसे ही दिखेंगे आपको। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी, नवीन जी आपके पास आऊंगी मैं संदीप जी के बाद। संदीप जी, आपने सभी को सुन लिया, प्रवक्ताओं को सुन लिया और हमारे मुस्लिम स्कॉलर बैठे उनको सुन लिया। किसके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या लग रहा है आपको इन सभी के बयान से? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हमने बात की और आज के योगी जी के बयान को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल नौकरियों को लेकर कह रहे हैं सलमान जी, और वहीं
नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर न सिर्फ बात हो, उसे लेकर आया जाए, जमीनी स्तर पर भी काम किया जाए। संदीप जी कितना इत्तेफाक रखते हैं? संदीप जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नवीन जी कुछ बोल रहे थे, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मेरा सवाल। मैं अभी धनंजय जी को सुन रहा था, वो जिस तरीके की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें, चश्मे का कलर और फलाना दिमागा दुनिया की बातें बता रहे थे। मैं मुझे उनसे ये पूछना है कि भैया योगी जी की चश्मे का कलर कौन सा है जिसमें उनको जाति धर्म और संप्रदाय अलग अलग नजर आते हैं? आप देश के प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान हैं और आप जब इस तरीके की जातिगत और धर्मगत तुष्टिकरण की बातें करते हैं, इस तरीके का नफरतों के भाषण देंगे और इशारों में इस तरीके की बातें करेंगे, देश की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? इस प्रदेश की जनता के बीच में आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आप जो भी आज की तारीख में जनसंख्या का रेशो है वो कोई एक दिन में नहीं बना है। 8 साल से आपकी केंद्र में सरकार रही है। आपने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए मोदी जी की सरकार ने क्या प्रयास किया? आप एक उल्लेखनीय प्रयास गिना दीजिए, नहीं गिना पाएंगे। साधवियां आपकी कहती है 4-4 बच्चे पैदा करिए, 10-10 बच्चे पैदा करिए। अरे भाई, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो आपके अपने नेताओं के और अपने धर्मावलंबी है उनके बीच के बयानों में है। आप पहले उनको साथ दीजिए या फिर ऐसी साधवियों को आप बोलिए, दंडित करिए कानून के अनुसार। जिस तरीके का बयान आप मत दीजिए। आप जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, क्यों नहीं आप कानून बनाती? क्यों डर रही है मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? लाइए कानून। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल कानून लेके आइए और कानून समान रूप से लागू होगा सबके लिए। अब किसी वर्ग विशेष के लिए लाएंगे, जाति विशेष के लिए लाएंगे, संप्रदाय विशेष के लिए लाएंगे, बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। धनानंद जी, नवीन जी को आपने सुना उनके सवाल और आपका जवाब। देखिए, ऐसा है कोमल जी, जाति धर्म की बात करना, जिस पार्टी का जन्म ही जाति की राजनीति करने के लिए हुआ हो, वो पार्टी जाति की बात करे। जिस पार्टी के सबसे बड़े जो प्रणेता हुए मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने के बाद कहा कि 18 मर गए तो क्या हुआ, और भी मर जाते तो मैं गोली चलवाता। जो जाति और धर्म के नाम पर ही खड़ी हुई है, वैसी पार्टियां अगर जाति और धर्म की बात करें तो बड़ा दुखद है। चुनाव के समय नवीन जी आपके बीच में बोला तो नवीन जी एक एक करके बोल लेते हैं ना, पहले सुन लेते हैं उनको, सुन लेते हैं आपकी बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी। चलिए धनंजय जी बोलिए। जैसे आप अखिलेश जी का बयान को उठाकर देखिए। चुनाव के पहले वो जीना को सेकुलर बता रहे थे और जीना तमाम तरह की चीजें कर रहे थे। भगवान कृष्ण उनके सपने में आ रहे थे। जाति और धर्म का जितना इस्तेमाल, जितना आडंबर खड़ा किया जा सकता था क्षेत्रीय दलों द्वारा, समाजवादी पार्टी उसमें अग्रणी भूमिका में है। जैसे ये कह रहे हैं कि हम उसका विरोध, उसका स्वागत करेंगे, फिर कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। भाई, किस बात का स्वागत करेंगे और किस बात का विरोध करेंगे? एक लाइन की बात है, जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में रहने वाले हर जी आ रही हूं मैं, आपका वक्त दूंगी आपको, पहले उनकी सुन लेते हैं। आप समर्थन करेंगे, विरोध करें? अब गिरिराज सिंह का जो बयान सामने आया है, नवीन जी आपसे टिप्पणी लूंगी और आप जो कुछ कहना चाह रहे थे आप अपनी बात भी रखें। और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को समर्थन मिल रहा है कि इस कानून को जमीनी स्तर पर उतारा जाए और इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, क्या कुछ कहिएगा? मैं गिरिराज जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है, वो बात योगी जी ने नहीं कही है। उन्होंने कहा सभी धर्म संप्रदाय समान रूप से ध्यान में रखते हुए सबको एक बराबर, कानून सबके लिए हो, एक बराबर हो, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और वास्तव में आप देखें तो देश की ज्वलंत समस्या है जनसंख्या, जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। हमें देश को आगे बढ़ाना है। केवल राजनीति करने के लिए आप हिंदू मुसलमान करेंगे, ये इस तरीके आज की तारीख पर आप देखें। और जो लोग ये कहते हैं कि केवल मुस्लिम आबादी, बताऊं आपको, मैं जानता हूँ जो लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, जानकारी का अभाव रहता है और जिससे देश की बढ़ रही है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस जनसंख्या को बढ़ाने में। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो इस तरीके की पॉलिसीज लाए, उसको आगे लेके आए, जो इस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, उन लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक बनाए। और हो सकता है कोई ऐसी स्कीम अच्छी नहीं दे सरकार तो भाई आप अगर ये करोगे, आप जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आप ले आए हैं, आप लागू कर दीजिए कि जिनके जो 2010 के बाद अगर दो बच्चे हैं हम उनको पात्र मानेंगे। आप देख लीजिए जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, आपको कहीं कोई डंडा चलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी कार्यप्रणाली, इसकी मॉडस ऑपरेंडी जो बनाई जाए वो निष्पक्ष रूप से, समान भाव से, समतामूलक समाज की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए लागू की जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी योजना बन सकती है, बहुत अच्छा कानून बन सकता है।
ठीक है संदीप जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आपने सभी प्रवक्ताओं को भी सुना, मुस्लिम स्कॉलर का क्या कुछ कहना है, सलमान जी का क्या कुछ कहना है, ये भी आपने सुना। किसको किस तरह से आप लेते हैं? क्योंकि एक तरफ नवीन जी कह रहे हैं कि न सिर्फ इसको बात के तौर पर देखा जाए, जमीनी स्तर पर उतारा जाए, कानून बनाया जाए, और वहीं धनंजय जी भी कह रहे हैं कि जरूरी है, कानून पर विचार भी कर रहे हैं और सोचा जा रहा है सभी चीजों को लेकर। लेकिन वहीं आपने सलमान जी को भी सुन लिया होगा, उनका क्या कहना है। उनका कहना कि फोर्स में कमी है, फोर्सेस में लोगों की कमी है और जॉब नहीं है, और इसके लिए जरूरत है कि लोग अपना अपना योगदान दें। तो किस तरह से आप इन सभी चीजों को देखते हैं? देखिए, मैं सभी मेहमानों को मैंने सुना है, उसके साथ साथ देखा जाए चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर रहे हों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे हों, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप एक चीज देखिए, मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं सीधे चाइना का नाम लेते हैं, वहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ की स्थितियां देखिए कैसे नियंत्रण में है। चाइना में हमने कब देखा है कि कोई कानून बनने के बाद जाति विशेष के धर्म के लोग सड़क पर उतर कर आगजनी कर देते हैं, सड़क ब्लॉक कर देते हैं। जाति विशेष के लोग वहाँ कब धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं। तो चाइना की आप बात कर रहे हो, लेकिन चाइना को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। चाइना के सब तक जाने की बात कर रहे हो, लेकिन चाइना की तरह भावना जो है, जो देशवासियों में भावना है, वो लाने की बात नहीं कर रहे हो। समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र जिन्होंने अभी बहुत अच्छी बातें कही, आप एक बात देखिए, ये वही देश है जिस देश में प्रधानमंत्री कहता है कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस देश में एक उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस देश में मुसलमान डरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है भ्रम फैलाने की बात अगर करें तो हर पार्टी अपने अपने स्तर पर फैलाती रही है, लेकिन आज की स्थिति जनसंख्या नियंत्रण अपने आप में जो है एक बड़ा मुद्दा है। आज जो है जनसंख्या नियंत्रण अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, और इस मामले को जो है समझना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण पर निश्चित तौर जैसे भी गिरिराज जी का बयान है, ओवैसी जी के बयान को लीजिए, ओवैसी जी का भी बयान उसी से चलता था। इस तरह आप कह रहे हैं कुपोषित है बच्चे, कुपोषित तो आज कुपोषण की शिकार लगभग 70 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार रही है, उसके बाद से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस पर आप कोई पहल तो कीजिए, आप इस तरह की स्थिति को लाइए कि कम से कम उन बच्चों की कोई सुध ले, और ये सुध तभी ली जा सकती है जब इस पर ठोस कानून बने, उस कानून के तहत कार्रवाई हो। और आप नवीन जी आऊंगी जी, संदीप जी ठीक है, लौटती मैं आपके पास। सलमान जी आपका बयान लेना चाहूंगी, आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी एक, कि यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है क्या नुकसान होगा उससे? नुकसान कुछ भी नहीं है, ये कानून लाए 100 बार लाए, मुझे इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वक्त के साथ में जो जरूरत है पहले उसको पूरा कर दो। मुसलमानों की इतनी हमदर्दी है तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मुस्लिम कॉलेज खोल दें। अच्छा, कम से कम मुसलमानों की जो पढ़ाई की जो स्थिति है वो डाउन है, उस पे वो फोकस करें। दूसरी आपको क्या वाकई में लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे? बाकी की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें क्या एडमिशन नहीं मिलता है, पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप पहले पढ़ लीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा है कि मुसलमानों की हालत एजुकेशन में दलितों से बदतर है। जब रिपोर्टें जब कह रही हैं, चाहे वो संदीप जी आऊंगी, इनकी बात सुन लेते जरा। कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी और किस सरकार ने उसे लागू नहीं किया? सरकार छोड़ो, सरकार कोई भी हो, जब से नहीं लागू हो, क्या प्राइम मिनिस्टर जो अभी मौजूदा है हमारे प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है? कोई भी हो लागू तो प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं। मुसलमानों को लेकर हम लोग ऐसा बजा रहे हैं, मुसलमान ये है, मुसलमानों का ये कर रहे हैं, ये आज आप बोल रहे हैं एजुकेशन 70 साल भाड़ में जाए यार, 70 साल छोड़ो 2014 कैसे ऐसे कैसे है? पहले तो शब्दों को संभाल के आप बोलिए। श्री प्राइम मिनिस्टर जी ने जो कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी का नाम है। इस पे आइए, बात करिए और पूरी बीजेपी को बुला के लाइए। मैं ये कहूँगा कि सबसे मोहब्बत अगर मुसलमानों से करनी है तो उनको एजुकेशन में हिस्सा दो, और इससे मत जाइए कि कब रिपोर्ट कब की आई हुई है। चाहे इसके अलावा और बहुत सारे चीजें हैं, उसको फोकस करिए। मेडिकल कॉलेज दीजिए, वहाँ पर स्टाफ को बढ़ाइए। ये क्यों वहाँ पर रोक के रखे हो? वहाँ पर जगह सब खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर ड्यूटी दीजिए। तो क्यों ये जो बता रहे हैं
कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है और 2 करोड़ की नौकरी अगर दिए होते तो ये बेरोजगार क्यों घूमते। और मुसलमानों तक की जहाँ बात है, अगर गवर्नमेंट इतना हेल्पफुल है हम लोगों के लिए, बता रही है, जो कागज में नहीं जमीन पर उतर के दिखाए, 2-4 कॉलेज बना के दे दे, 2-4 यूनिवर्सिटी दे दे और बताए कि इसमें 50% मुसलमानों का रिजर्वेशन है। नवीन जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। संदीप जी आऊंगी मैं आपके पास, नवीन जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं जिनको अलग अलग करके किस तरह से हम समझ सकते हैं वो मैं आप ही से समझूंगी। संदीप जी पहले नवीन जी की टिप्पणी ले। हाँ कोमल जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज की तारीख में शिक्षा का अधिकार और मैंडेटरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा, इन 2 चीजों पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे नवीन जी एक सवाल और है शिक्षा को लेकर, जिस तरह से सलमान जी ने कहा कि मुस्लिमों के लिए खास यूनिवर्सिटी, खास कॉलेज, ये बात का मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। आप आज देखिए जाते जो गरीब बस्तियां हैं, बड़ा तबका है जो मुस्लिम समाज से आता है, जो डेली कमाने खाने वाला वर्ग है, ठीक है। आज उस वर्ग को शिक्षा की आवश्यकता है, उनके बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। हाँ। वो इन जनसंख्या कानूनों को समझ सकें। तो मेरे ख्याल से वो तो हर वर्ग के लिए जरूरी है, दलितों के लिए भी जरूरी है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो हर किसी के लिए जरूरी है। ना कोमल जी, मैंने कहा जाति पर मत जाइए। हाँ बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा मैं जाति पर जा रही हूँ, क्योंकि जो सलमान जी का कहना है मैं उसके आधार पर कह रही हूँ। हैंड टू माउथ है, डेली कमाता खाता है, उसको आप शिक्षा के अधिकार से वंचित मत कीजिए। आर्य संदीप जी बस थोड़ा सा उसको शिक्षा का अधिकार दीजिए, मैंडेटरी एजुकेशन कीजिए उसके लिए। कोई बच्चा कूड़ा नहीं पीनेगा, पढ़ाई करेगा। ये पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान होना है, दिक्कत इस बात की है। और अब 2014 के बाद से 2022 तक का कालखंड आप देख लीजिएगा। हाँ। देश के अंदर केवल हिंदू और मुसलमान चला है। डेवलपमेंट की बात नवीन जी ये बात आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन ना हिंदू मुसलमान करने से कोई पार्टी चूकती नहीं है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, हिंदू मुसलमान करने से कोई पार्टी चूकी नहीं है। ये मैं यहाँ बैठकर बड़े खुल के कह सकती हूँ। कोमल जी 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के वातावरण में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का जहर बोया गया है, कौन जिम्मेदार आप बता दीजिए। और देश के वातावरण में 8 साल से मोदी जी की सरकार है, तो क्या आपको सिर्फ ये लग रहा है कि 8 साल से ही हिंदू मुस्लिम हो रहा है? देश में कभी हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं। निश्चित तौर पर पूरी जिम्मेदारी से बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद पूरे तौर पर बहुत गलत सोच है, फिर तो बहुत गलत सोच है, ये आपको साफ करना होगा। संदीप जी बोलिए। अभी बोल रहे थे, उनको ये सेक्टर कमेटी याद आई। सेक्टर कमेटी आज 25 वर्ष पहले की सेक्टर कमेटी है। उस समय जो चीजें मुसलमानों के आर्थिक विकास, उनकी शिक्षा, उनके रहन सहन, उनके मेडिकल इश्यूज और सभी विषयों पर सेक्टर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। 25 साल की बात उनको आज याद आ रही है। एक चीज, दूसरी चीज आप कह रहे शिक्षा नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ, उसके बाद साथ साथ जो है आप दूसरे राज्यों में भी देखिए मेडिकल कॉलेज और नई ऐसी शिक्षा नीतियां लाई गई है जिससे अलग अलग शिक्षा स्तर में आपका भौतिक विकास होगा। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं मुसलमानों के साथ जो है सबका साथ, सबका विश्वास नहीं अपनाया जाता। आप बताइए, कोरोना के काल में राशन बांटा गया है, सभी को मिला है, टाइम को अगर नहीं मिला हो तो ये बोल रहे नहीं मिला है। उसके बाद कोविड के बीच में कोविड जो वैक्सीनेशन हुए हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव सबके साथ हुए हैं। सरकारी सभी मतलब नौकरियों में भी अगर है तो उसमें भी मुसलमानों को जो है वरीयता दी गई है। ऐसे में ये कहना कि मुसलमानों के साथ जाति हो। हाँ धनंजय जी मैं आ रही हूँ, एक संदीप जी की लास्ट कमेंट, फिर मैं आपके पास ही आ रही हूँ। वो खुद मान रहे हैं कि सेक्टर कमेटी उनकी पुरानी है। हाँ। और उसके बाद आज तक ये चीजें अच्छा शिक्षा के स्तर की बात ये कर रहे हैं, मदरसों को हाईटेक करके कौन कर रहा है, मदरसों को हाईटेक करके एक्स्ट्रा पैसे देकर उन्हें जो और अधिक रूप से जो है कंप्यूटराइज करने की कोशिश कौन कर रहा है। तो आप जो चीज हो रही है उसमें आप विरोध करेंगे और उसके बाद जो है आप कहेंगे कि नहीं जी मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप पहले उस चीज को देखो तो सही। आज एक चीज देखिए, आप अगर ये उस धर्म के प्रति बहुत इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये कानून मुसलमान का नुकसान था हिंदुस्तान के, लेकिन इन्होंने विरोध किया, जमकर
सड़क पर विरोध किया, किसान आंदोलन जैसे मामलों पर किस मुसलमान का विरोध था कि उनके समर्थन लेने के लिए उतर गए। तो ऐसे तमाम, चाहे दिल्ली में आगजनी हो, जेएनयू में, जेएनयू तो इनके अपने लोग हैं वहां पर। चलिए संदीप जी, मैं लौटूंगी आपके पास। धनंजय जी से मेरा सवाल रहेगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। धनंजय जी, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज की बात कही जा रही है, कॉलेजेस की बात कही जा रही है, शायद ऐसा लग रहा है कि एक शिक्षा जो चीज़ है सबके पास पहुंचनी चाहिए, इस वर्ग के पास नहीं पहुंच रही है, और ये तक कह दिया गया कि विकास इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, दलितों की भांति इनको देखा जाता है। एक बहुत छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि शिक्षा जो हर किसी के पास होनी चाहिए, आखिर इस वर्ग से कैसे दूर है सलमान जी के अकॉर्डिंग? उमर जी, हमारे सलमान जी जो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी बनाइए और उसमें मुसलमानों को 50% आरक्षण दे दीजिए, यानी कि वो मानने लगे हैं कि बहुत से जगहों पे उनकी आबादी 50% पहुंच चुकी है, यानी कि वो अल्पसंख्यक के दर्जे से बाहर आ चुके हैं। ऐसा इस्लामिक स्कॉलर की बातों से साफ साफ क्लियर कट आपको भी लगा होगा। दूसरी बात रही बात तालीम की, तालीम किसी के लिए, सबके लिए खुला है। किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी जात, धर्म, मत, संप्रदाय के नाम पर कोई रोक टोक तो है नहीं। जो भी पढ़ के आए आगे पढ़ सकता है। अगर आप मदरसों और मकतबों के जाल में से निकल के आएंगे तो फिर आपको जनरल एजुकेशन में दिक्कत होगी। आप शुरू से ही जनरल एजुकेशन में बच्चे को लगाइए, वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप उसको कुछ और पढ़ा के फिर कुछ और पढ़ाना चाहते हैं तो समस्या आपके साथ है, आप दो तरफ चलना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आप हमेशा रिजर्वेशन क्यों खोज रहे हैं? हमेशा क्यों चाहते हैं कि हम आपके लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाए? क्यों आप समाज के साथ समरस नहीं होना चाहते हैं? क्यों इस माटी से नहीं जुड़ना चाहते हैं? क्यों भेदभाव पैदा करना चाहते हैं? हम तो सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। आप अपने लिए अलग व्यवस्था क्यों चाहते हैं? अलग अरेंजमेंट्स क्यों चाहिए आपको? भाई सबके लिए जो व्यवस्था है उसमें आप क्यों नहीं समरस हो पा रहे हैं? उसमें आप क्यों नहीं शामिल हो पा रहे हैं? उसमें आप क्यों नहीं जगह बना पा रहे हैं? और आपको जगह दी जा रही है। भाई मुसलमानों में भी मोदी जी ने अभी हैदराबाद की रैली में कहा कि 90% जो है गरीब गुरबे हैं, दलित पीड़ित हैं, शोषित हैं, 10% जो आगे बढ़े हुए हैं वही सबका लाभ उठा ले रहे हैं। तो उनकी चिंता तो एक एक आदमी की है। बात हिंदू मुसलमान और किसी जाति धर्म मत संप्रदाय की नहीं है। उनकी चिंता के केंद्र में समाज का अंतिम व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। लेकिन हमारे इस्लामिक स्कॉलर सिर्फ एक बात करेंगे, अलग कर दो, हमारे यूनिवर्सिटी बना दो, हमारे लिए अलग शब्द से ही अलग हो ही नहीं पाएंगे, अलग शब्द के साथ ही ये जिएंगे। समस्या ये हम कहते हैं सबके साथ रहो, एक साथ रहो, देश के विकास में योगदान दो, लेकिन देश के विकास में एक एक पत्थर जोड़ो, एक एक ईंट को जोड़ो, लेकिन एक ईंट लेकर के खड़े नहीं हो जाओ देश को तोड़ने के लिए, देश को विभाजन करने के लिए, देश के विखंडन करने के लिए। समस्या तब होती है, समस्या तब नहीं होती है जब कोई देश जब दो हाथ लेकर के कोई राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। जब कोई दो हाथ करने के लिए राष्ट्र में तैयार हो, समस्या तब खड़ी होती है कोमल जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कानून की बात हो रही है तो किसी विशेष जाति मत संप्रदाय के लिए नहीं हो रही है, वो भारत में रहने वाले हर नागरिक पर कानून बनाने की बात हो रही है। कि भाई सबका साधन सीमित है, बढ़ती हुई आबादी, बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी चुनौती है। तो ये आबादी की चुनौतियों से रूबरू ना हो, हम इस चुनौतियों का मुकाबला समय रहते कर लिया जाए। अच्छा धनंजय जी, आपने नवीन जी को भी सुना होगा, की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल जरूरत है, समाज की बिल्कुल जरूरत है। आपने नवीन जी को भी सुना होगा, उनका कहना है हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है। नवीन जी की बातों से मैं देखिए बात क्या है, नवीन जी के पास तो और कुछ है नहीं बोलने को। नवीन जी बोलेंगे क्या? वही ढाक के तीन बात, वही जाति के बाद नाम पर वोट मांगते हैं और धर्म के नाम पर मांगते हैं। अभी तक यही मांग के कटोरा लेके घूमते रहे हैं, लेकिन वो कटोरा फट चुका है, उसमें से सब कुछ निकल चुका है, कुछ बचा नहीं है। लेकिन उनके पास है क्या करने के लिए? वो सिर्फ जाति और धर्म की बात कर सकते हैं। रीजनल पॉलिटिक्स के दिन खत्म होने को आए हैं, उनके दिन लग चुके हैं। उनके नेता यही करते आए हैं ना, राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम बाप ने किया, बेटा जिन्ना को सेकुलर बता रहा। ये उनकी पार्टी का ये एजेंडा है। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय संदीप शुक्ला जी जिस तरह से जिस बेबाकी से बातों को रखे हैं कोमल जी, वो अपने आप में बहुत बड़ी नजीर पेश करता है। संदीप शुक्ला जी ने जिस बातों को जिस बेबाकी से और जिस तरीके से रखा, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अब मेरे जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, आपने बहुत बड़ी बात कही। देखिए ऐसा है जो उग्र भीड़, सुन लीजिए, उग्र भीड़ होती है वहाँ। अगर मेरी आईपीएस होता तो मैं गोली चलवाता। संविधान और कानून के ऊपर कोई नहीं होता है, आंदोलनकारी कोई भी हो, उग्र भीड़ कोई भी हो। और आप लोगों ने जिस तरीके से युवाओं की भावनाएं भड़काकर उनकी शहादत करा दी वहां पर, और उसके बाद उनकी लाशों पर सत्ता की राजनीति आप लोग करते हैं और दोष देते हैं समाजवादी पार्टी को। वास्तविकता यह है कि आपका चरित्र, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, उसकी बुनियाद जो है वो लाशों पर राजनीति करने की है। आज आप लोगों के चक्कर में ऊपर से
शर्मा ने जिस तरीके का जहरीला बयान दिया, कन्हैया जैसा एक आम नागरिक मारा गया है, प्रधानमंत्री को ट्वीट तक करने की फुर्सत नहीं होती उस व्यक्ति के लिए जिसका कोई दोष नहीं था। लेकिन आपको एक ही एजेंडे पर काम करना है, देश में नफरतें फैलाना है, लोगों को लड़ाना है ताकि हिंदू मुसलमान में जो जहर है वो कायम रहे और आपकी राजनीतिक दुकान की रोटियां सिकती रहे। वास्तविकता ये है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा था कि 8 साल के अंदर बताइए, प्रारंभिक शिक्षा पर देश की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, और 5 साल में योगी जी की सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, कौन सा ऐसा काम किया जिसका आज आप जनसंख्या दिवस पर उल्लेख कर सके? आप शून्य बटे सन्नाटा जवाब नहीं दे पाएंगे। संदीप जी आपके पास आऊंगी नवीन जी के बाद। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे, जनसंख्या नियंत्रण कानून और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान, एक वर्ग जो शब्द का उपयोग किया उसको लेकर अब ये घमासान तो मचा हुआ है ही। नवीन जी को आपने सुन लिया 8 साल के काम को लेकर, और 8 साल में क्या कुछ किया ये बीजेपी से उनका सीधा सवाल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि जनसंख्या नियंत्रण की बात कही जाती है तो इसमें बुराई क्यों नजर आती है? आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है? क्योंकि सलमान जी का ये कहना कि एक वर्ग विशेष का मतलब है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, और धनंजय जी का कहना कि एक वर्ग चाहे किसी की भी जनसंख्या ज्यादा हो रही हो और जहां अराजकता होगी उसको बोला गया है। दोनों ही अलग अलग चीजें। आपके अनुसार क्या है? देखिए, एक चीज मैंने देखी है इस चर्चा के दौरान, सलमान भाई हमारे भाई हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं उनकी बात कुछ हद तक तार्किक लगती है। वो चाहते हैं कि कानून बने, वो अपने समाज, अपने लोगों का विकास चाहते हैं, शिक्षा में बदलाव चाहते हैं। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ वो एक नफरत भरी जो नजर से देख रहे हैं इन सारी चीजों को, वो उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं। 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर आपको आरक्षण की मांग करनी है तो आप गरीबी के आधार पर आरक्षण की मांग करिए। आपको लगता है कि सेक्टर कमेटी में जो है आपके लोग ज्यादा गरीब है, तो निश्चित तौर पर उसमें जो है आप उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये उस तरह की बात नहीं करेंगे। ये धर्म तभी आता है जब वो चाहते हैं कि ये विवाद हो और विवाद में मैं उस चर्चा का कारण बनूं। साथ ही साथ दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह का काम करती है, नफरत के, बंटवारे का। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में आज तक क्या राजनीति रही है? एनुअल फैक्टर क्या है? वो कौन सी पार्टी है जो इस तरह से जो है फैक्टर लाता है, जाति धर्म की बात करके जो है आपस में टकराव स्थिति से पैदा करके जो है। अच्छा, मायावती को लेकर आप क्या कर रहे थे? आप इसी फैक्टर पर काम कर रहे थे। लेकिन ये वो उन चीजों को नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इस तरह की बात करेंगे कि ये धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं, ये बाकी चीजों के नाम पर काम कर रहे हैं। अब हर धर्म और जाति से ऊपर उठकर आज इस विषय पर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है इस पर सोचने की आवश्यकता है। वैसे इस तरह से क्या है, उनकी अगर आधी बातों को माना जाए, देश में कुपोषण के शिकार है और बाकी चीजों की, तो यही बात तो योगी जी भी कह रहे हैं। हाँ। कि यहाँ पर जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण की बात आज से नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस के शासन की बात की जाए, संजय गांधी के उस दौर की आपको याद किया जाए, तब से जो जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया जा रहा है। लेकिन आज योगी जी को एक बार फिर बोलना पड़ा है, ये अपने आप में चिंता की बात है। और आज भी अगर हम नहीं चाहे तो निश्चित तौर पर देश की गलत स्थिति पैदा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपकी ये खास टिप्पणी हम तक पहुंचाने के लिए। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं नवीन जी आपका। मैं केवल एक ही बात कहूंगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून और उससे संबंधित जो भी प्रावधान लाए जाएं वो हिंदुस्तान के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लाए जाए तो मैं समझता हूं वो कानून भी सार्थक होंगे, वो योजनाएं भी सार्थक होंगी। और यदि नफरतें फैलाने के उद्देश्य से, किसी संप्रदाय विशेष को टारगेट करने के उद्देश्य से इस तरीके की चीजें की जाएंगी वो गलत होंगे। माननीय योगी जी ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है, निश्चित तौर पर वो कंट्रोवर्शियल बयान है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के श्री मुख से इस तरीके की भाषा शोभायमान नहीं होती है। ठीक, संदीप जी 10 सेकंड में आप अपनी बात रख दीजिए, फिर सलमान जी का फाइनल कमेंट। नवीन दुबे जी ने जिस तरीके से बात की, उन्होंने कहा कि देश में सभी के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन्हें जो है समान नागरिक कानून की भी मांग कर देनी चाहिए। समान कानून नागरिकता की अगर ये बात करते हैं उसमें निश्चित तौर पर सबके सब सभी लोगों को
समान रूप से देखने की बात आ जाती है, लेकिन वो नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, वक्त का अभाव है, मुझे सलमान जी का फाइनल कमेंट लेना होगा। सलमान जी, आपका फाइनल कमेंट। सलमान जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो बहस छिड़ी है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एक वर्ग शब्द का उपयोग किया, उसको लेकर कई तरीके की तस्वीरें सामने आई, अलग अलग तरीके से उसको सोचा जा रहा है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है, कितना नहीं जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं, और इस पर किस तरह से काम किया जाएगा ये फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।